हेलो दोस्तों, मैं करता हूँ आपका स्वागत आपके चैनल स्टडी विद सौरभ में। तो आपका स्वागत है नई वीडियो में। और ये जो हमारे भाग 6 चल रहा था उसका ये पार्ट नंबर 4 है। इससे पहले हम भाग 6 के पार्ट 1, 2, 3 अपलोड कर चुके हैं और भाग 1, 2, 3, 4, 5 भी अपलोड हो चुके हैं। ये पूरी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, उसे आप ज़रूर देख लीजिएगा। और ये राज्य का वर्णन 152 से 237 अनुच्छेद तक दिया है और इससे पहले हम 213 अनुच्छेद तक देख चुके हैं। तो आइए हम 214 से स्टार्ट करते हैं। 214 में दिया है उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट, हाई कोर्ट। और इससे पहले हम सर्वोच्च न्यायालय पढ़ चुके हैं, उसे भी आप वीडियो देख लीजिएगा। तो ये उच्च न्यायालय होता है वो सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय। तो उच्च न्यायालय अभी हमारे प्रेजेंट टाइम कितने हैं भारत में? 25 हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे जैसे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं तो सभी में ये नहीं है, कुछ राज्यों को मिला के डबल डबल या 3-4 उसमें मिक्स होके, क्योंकि जो छोटे छोटे उनके एक राज्य बना दिए। जैसे गोवा और महाराष्ट्र का एक ही है, मुंबई वाला। और इधर नीचे अपना अंडमान निकोबार जो है उसे कोलकाता में रखा गया। इसी प्रकार से काफ़ी मिक्स किए गए, वो भी हम आपको बताएंगे। तो 215 जैसे दिया गया उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। और हाईकोर्ट के बारे में एक बात और आप समझ लीजिए, जैसे सर्वोच्च न्यायालय केंद्र लेवल पे न्याय दिलाती है, उसी प्रकार से ये हाईकोर्ट जो होती है वो राज्य स्तर पर राज्य दिलाती है। तो ये जो कहा गया उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय, इससे पहले भी अभिलेख न्यायालय बताया जो सुप्रीम कोर्ट का था, और इसमें भी उसका अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय क्या होता है कि जैसे आपने किसी हाई कोर्ट ने कि एक केस आया उसके पास, उसने इस निर्णय पर सजा दिया कि इसे 4 साल की सजा होगी। अगर सेम वही केस आ जाता है तो उसकी कोई सुनवाई नहीं, सेम अगर वही होता है तो तुरंत 4 साल का उसे सजा दे दी जाती है। यानी उसे लंबा ना खींच के उसके एक पुराने वाले से अगर सेम होता है तो उसी को, क्योंकि उनके पास बहुत ही पेंडिंग केस होते हैं, अगर डिफरेंट है तो उसकी सुनवाई जारी रखी जाएगी। 216 उच्च न्यायालयों का गठन। उच्च न्यायालयों का गठन का 1935 का जो अधिनियम आया था, भारत शासन अधिनियम, उसके तहत ये उच्च न्यायालयों का गठन किया गया है। अब हम आते हैं जैसे 217 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति व पद शर्तें। तो नियुक्ति कौन करता है? ये नियुक्ति राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। केंद्र लेवल पे भी राष्ट्रपति करता है और राज्य लेवल पे भी राष्ट्रपति करता है। और इसकी पद शर्तें क्या होती हैं कि हाई कोर्ट में 10 साल वकील और 5 साल जज। जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के लिए क्या चाहिए थी कि सुप्रीम कोर्ट में चाहिए थी, हाई कोर्ट के लिए यहाँ चाहिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में चाहिए हाई कोर्ट के लिए 10 साल वकील और 5 साल जज, और हाई कोर्ट के लिए जज के लिए क्या चाहिए? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 10 साल वकील, यानी अपने नीचे वाले स्तर पे 10 साल वकील या 5 साल जज होना चाहिए। लेकिन और भी सिफारिश कौन करता है? राज्य का राज्यपाल और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो, और प्लस हाई कोर्ट का भी जो वो होता है मुख्य न्यायाधीश, यानी सिफारिश करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट प्लस राज्यपाल, राज्यपाल। ये 3 लोग सिफारिश करते तब राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। अब हम देखते हैं 218 सुप्रीम कोर्ट से संबंधित कुछ उपबंधों का हाई कोर्ट में लागू होना। सुप्रीम कोर्ट से संबंधित कुछ उपबंध जो होंगे वो हाई कोर्ट में लागू होंगे, जो इससे पहले वाली वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास काफ़ी अधिकार होते हैं, जो हाई कोर्ट से वो डायरेक्ट केस मंगा सकता है अगर उसे लगता है कि हाई कोर्ट ये नहीं संभाल सकता, या कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जो हाई कोर्ट ही संभालता है, जैसे राज्य और राज्य का विवाद हो, केंद्र और राज्य का विवाद हो, इस प्रकार के, या कोई भी केस ऐसा जो बहुत ज़्यादा चर्चित हो रहा है जिसका निर्णय हाई कोर्ट नहीं दे पा रहा तो सुप्रीम कोर्ट उसे मंगा सकता है। 219 हाई कोर्ट के जज की शपथ या त्यागपत्र। इन्हें जो शपथ और त्यागपत्र ये हम क्रमशः लिख दे रहे, शपथ दिलाते हैं राज्यपाल, और त्यागपत्र लेते हैं राष्ट्रपति। नियुक्ति कौन कर रहा था? राष्ट्रपति। और सब त्यागपत्र कौन लेंगे? राष्ट्रपति जी। लेकिन शपथ कौन दिला देते हैं? राज्यपाल जी। 220 स्थायी न्यायाधीश रहने पर विधि व्यवसाय पर निर्बंध। स्थायी न्यायाधीश रहने पर, इसका एक लाइन में आप समझ लीजिए कि आप हाई कोर्ट में अगर हैं तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में
कार्य नहीं कर सकते स्थायी रूप से। टेम्परेरी रूप से आए तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का निर्वाह भी कर सकते हैं। अब आता है हमारा 221 न्यायाधीशों का वेतन। तो हम आपसे पहले ही कहते रहे हैं कि वेतन छोटे स्तर पे आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं याद रखने की है, और आप कुछ नहीं गूगल भी कर लीजिए, उससे भी आपको पता चल जाएगा। लेकिन जैसे मेन है पीएम के, राज्यपाल और इस तरीके के जो होते चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनका जरूर आपको याद रहना चाहिए। तो ये आपके लिए कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अनुच्छेद था इसलिए और ये भी हम आपसे बहुत बार कह चुके हैं कि आर्टिकल हर एक इम्पोर्टेंट नहीं होता। 395 से मैक्सिमम आपको ज़रूरत होंगे तो 100 अनुच्छेद, तो वो भी हम बहुत जल्दी एक वीडियो बनाएंगे ये कंप्लीट होने के बाद कि मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 अनुच्छेद कौन कौन से होंगे। 221 न्यायाधीशों का वेतन हो चुका है। 222 देखते हैं, किसी न्यायाधीश का एक हाईकोर्ट से दूसरे हाईकोर्ट में स्थानांतरण, यानी जैसे कोई एक हाईकोर्ट में एक न्यायाधीश है तो उसका दूसरे हाईकोर्ट में भी स्थानांतरण कर सकते। कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति यानी जो भी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है और त्यागपत्र भी राष्ट्रपति और स्थानांतरण भी, लेकिन इसकी सिफारिश कौन करेगा? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। वो कह सकता है कि यहाँ में जिसे मंगाना हो वो सिफारिश लगा देगा कि हमें चाहिए, यहाँ से भेज दीजिए, या किसी को लगता है कि यहाँ से हमें भेजना चाहिए, हमारे पास एक्स्ट्रा है तो वो भेज सकता है। लेकिन आज के समय में एक्स्ट्रा किसी हाई कोर्ट के पास नहीं है। 223 देखते हैं हम, कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। वही कि इमरजेंसी पड़ने पर अगर जैसे कोई मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट अगर कहीं चला जाता है तो उसकी जगह एक वरिष्ठ को, जैसे उसमें एक हाई कोर्ट में अगर एक मुख्य न्यायाधीश है, अगर किसी कारणवश वो बीमार या किसी भी कारणवश वो नहीं है तो उसकी जगह एक वरिष्ठ न्यायाधीश को चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट बना दिया जाता है। अब 224 भी कार्यकारी न्यायाधीश, एडॉक जज भी, और ये न्यायमूर्ति जो नियुक्ति बताई थी हमने कार्यकारी, ये दोनों चीज़ें हम सुप्रीम कोर्ट में भी बता चुके हैं, आपसे पहले भी कह चुके हैं कि भाग 5 और भाग 6 कट कॉपी पेस्ट करना है आपको बस। तो ये जो होता है एडॉक जज क्या होते हैं? जैसे आपको बुलाना हो, एडॉक जज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट में। आपको जैसे ज़रूरत है कि जजों की कमी पड़ रही है हाई कोर्ट में, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आप जज बुला सकते हैं हाई कोर्ट में। और ये सेवानिवृत्त जज होते हैं जो हाई कोर्ट में रिटायर हो चुके होते हैं, उन्हें भी आप बुला सकते हैं कि ज़रूरत पड़ रही है हाई कोर्ट में, आप कार्य करवा सकते हैं उनके। अब 225 देखते हैं, हाई कोर्ट की अधिकारिता। हाई कोर्ट की अधिकारिता जैसे होती है, यानी वो अपने सारे निर्णय टोटल निर्णय ये आप निर्णय हाई कोर्ट ही लेता है। हाई कोर्ट तो टोटल निर्णय जो होते हैं वो हाई कोर्ट से रिलेटेड हाई कोर्ट ही लेता है, उसका संसद से, जैसे सुप्रीम कोर्ट संसद में कोई नहीं लेती निर्णय, और हाई कोर्ट का निर्णय विधानसभा नहीं लेती। तो टोटल उसका छोटे से छोटे पदाधिकारी और बड़े से बड़ा पदाधिकारी हाई कोर्ट के अंदर ही आता है। और इसकी अधिकारिता में कुछ ये आते हैं जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने अभी मंगाए थे केस, उसी प्रकार से ये भी अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से केसों को मंगा सकते हैं, उनकी भी अधिकारिता होती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं इसके आगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो दोस्तों ये हमारी स्लाइड तैयार हो चुकी है, तो हम आगे देखते हैं। 225 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो 226 से देखते हैं। हाई कोर्ट की रीट शक्तियाँ, जैसे सुप्रीम कोर्ट की रीट शक्तियाँ होती हैं, और इसी प्रकार से रीट शक्ति अब समझने का थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा। अगर जैसे कोई हाई कोर्ट ने नियम लागू किया और उसे कोई फॉलो ना कर रहा हो, संविधान के नियमों के उल्लंघन, तो उसको प्रेशराइज करने के लिए, उसे लागू करने के लिए जो शक्ति इस्तेमाल करती है वो 5 प्रकार की करती है, जैसे हम नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर समझा देंगे। अभी हम आगे देखते हैं 227 राज्यों में सभी न्यायालयों पर हाई कोर्ट की अधिकारिता। राज्यों में जितने भी हाई कोर्ट होते हैं, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो हाई कोर्ट होते हैं, उनके ऊपर नियंत्रण हाई कोर्ट रखता है, यानी राज्य का न्यायालय रखता है। और इसमें वो भी आ जाते हैं कि जो विशेष होते हैं उनके, कि विधायक के चुनाव से संबंधित कुछ होता है नियम, तो उससे भी हाई कोर्ट में ले जाया जा सकता है। 228 कुछ मामलों में हाई कोर्ट को अंतरण, यानी ये और ये दोनों सेम ही है। कुछ मामलों में हाई कोर्ट का अंतरण मतलब जैसे कोई एक केस चल रहा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, वो काफ़ी सीनियर केस है, तो उसे अगर नहीं वो संभाल पा रहा है तो उसे हाई कोर्ट में बुलाया जा सकता है उस केस को। उसकी यानी हाई कोर्ट की अधिकारिता कि किन मामलों में वो सुना सकता है, जैसे विधायक वगैरह के चुनाव में अगर कोई धांधली होती है
उस वगैरह में उसका इस्तेमाल, और यहाँ उससे इजाज़त है कि अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई कार्य विलंबित होता है तो वो खुद अपने लायक अगर केस है तो वो मंगा सकता है। 229 देखते हैं, उच्च न्यायालयों के अधिकारी व सेवक। तो इसका वो कोई भी हाई कोर्ट ही स्वयं करता है। आपसे पहले भी कहा है कि आर्टिकल जो 50 था कि अलग अलग दोनों को रखता है 50-50 कि न्यायालय और संसद यानी कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों अलग अलग कार्य करेंगी। तो इसी प्रकार से ये अपना स्वयं निर्वाह करते हैं, एक छोटी सी चीज़ से लेकर बड़ी चीज़ तक खुद सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अपना स्वयं करते हैं। इसमें किसी कार्यपालिका यानी विधायक या डीएम या मुख्यमंत्री इस तरीके किसी की भी हस्तक्षेप की जरूरत नहीं। 230 में क्या कहा है, हाई कोर्ट की अधिकारिता का संघ राज्य क्षेत्रों में विस्तार। यानी हाई कोर्ट का क्या होता है कि हाई कोर्ट जो है वो संघ राज्य क्षेत्रों में भी उसका विस्तार किया जा सकता है जो संसद करती है। जैसे तमिलनाडु अपना है, तमिलनाडु में पौंडुचेरी को शामिल कर रखा है, या कोलकाता है, कोलकाता में अंडमान निकोबार द्वीप समूह को शामिल कर रखा है। यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह का कोई हाई कोर्ट नहीं है, वो कोलकाता में ही उसका हाई कोर्ट है, कोलकाता यानी पश्चिम बंगाल का जो है। अब 231 देखते हैं, 2 या अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट। वहाँ पे संघ राज्य क्षेत्र को शामिल कर रहा था या राज्य को शामिल करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं गुवाहाटी। गुवाहाटी हाई कोर्ट जो असम का है, तो इसमें कौन कौन शामिल है, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और एक इसमें और आता है नागालैंड। अरुणाचल प्रदेश नहीं, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, गुवाहाटी इनका हाई कोर्ट है। ये इस आर्टिकल के तहत एग्जाम्पल के तौर पे हैं। 233 देखते हैं हम, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं, राज्यपाल। यहाँ राज्यपाल को अधिकार है कि वो जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है। किसकी सिफारिश पे करता है वो, कि चीफ जस्टिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो होता है, इसका भी तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो अगर उसे सिफारिश पे भेजता है राज्यपाल को तो वो नियुक्ति कर सकता है। ये 233 से और 236 तक यहाँ निर्वाचन की ही बात की गई। जैसे न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की नियुक्ति, अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण, इस आर्टिकल को छोड़ दीजिए, ये वाला इसमें नहीं है। और एक यहाँ आप और देख रहे होंगे, जैसे आपको दिख रहा होगा 231 के बाद हमने 33 लिख रखा है, तो यहाँ जो आर्टिकल है 232 ये अब निरस्त कर दिया गया है, यानी इससे संविधान संशोधन के तहत निरस्त कर दिया गया है। तो ये 33, 34 और 36 समझिए, ये जो तीनों आर्टिकल हैं इसमें निर्वाचन यानी नियुक्ति के बारे में बात की गई, जैसे राज्यपाल करते हैं और उससे परीक्षाओं के माध्यम से भी नियुक्त किया जाता है। एक ये आता है अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण। ये क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट पर नियंत्रण रखता है, हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर नियंत्रण रखता है, यानी एक दूसरे के अपर जो होते हैं नीचे उन पर नियंत्रण रखने का कहा गया है। अब 237 और देख लेते हैं, कुछ वर्ग या वर्गों के मजिस्ट्रेटों पर इस अध्याय को बंद लागू, यानी जो डीएम भी होंगे उनके ऊपर भी ये लागू होंगे। यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होते हैं, जिला न्यायाधीश, उनके ऊपर भी ये कानून लागू होते हैं इस प्रकार से। यानी कोई भी जो समान कहा गया है संविधान के अंदर, वो सभी को समान रखने का अधिकार दिया जाता है। एक चीज़ और आप समझ लीजिए कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट 2 प्रकार के होते हैं, दीवानी मामलों के लिए, एक फौजदारी मामलों के लिए। तो दीवानी मामलों के लिए दीवानी न्यायालय और फौजदारी मामलों के लिए फौजदारी न्यायालय। कुछ इसमें यही होता है कि दीवानी मामलों में क्या होता है कि जैसे पैसे से लेन देन कोई चीज़ होती है तो वो दीवानी मामलों में जाती है। और फौजदारी से समझ में आ रहा है मुक्केबाजी से, यानी लड़ाई मारपीट, चोर डकैती वाला भी उसी में जाएगा, वो भी एक अपराध है। लेकिन पैसे से लेन देन यानी जमीन, किसी को रुपए न देना, इस तरीके के आता है दीवानी मामले में। दीवानी मामले में ये आता है दीवानी मामले में, और ये फौजदारी मामले में। तो जो फौजदारी मामले में क्या होता है, लड़ाई मारपीट से संबंधित, यहाँ चोट लगती है, मृत्यु वगैरह, उस चीज़ में इसमें जाया जाता है और इसमें पैसे से लेन देन चला जाता है। इसमें मुआवजा लगाया जाता है और इसमें सजा भी आपको दी जाती है। सजा और मुआवजा दोनों भी इसमें लग सकता है। तो इसमें खेत हुआ, पैसे से रिलेटेड वो चीज़ जाती है, और इसमें लड़ाई मारपीट, मृत्यु कर देना, हत्या कर देना, इस प्रकार से। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो ये हमारा पार्ट जो 4 था वो भी कंप्लीट हो गया और भाग 6 कंप्लीट होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट भाग 7, 8 इसी प्रकार से क्रम से हम चलते रहेंगे। तो अपना सहयोग बनाए रखिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा लीजिए, जो आने वाली वीडियो आपको प्राप्त होती रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।